हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भर-भर के पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसमें बिल्कुल ध्यान देके बैठें और इत्मीनान के साथ बैठें, ताकि हम एक-एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे दोस्तों। वुमन कास्ट एंड रिफॉर्म, तो महिलाएँ और जो जाति का जो रिफॉर्म हुआ, वो सब चीज़ इसमें डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 200 years ago, things were very different. Most children were married off at an early age. Both Hindu and Muslim men could marry more than one wife. तो जैसे दोस्तों 200 साल पहले क्या होता था, तरह तरह की अलग अलग कृतियाँ समाज में फैली हुई थी। जैसे कि उस टाइम में बाल विवाह एक प्रचलित था, चाहे लड़की हो या लड़कियाँ, अर्ली एज में ही उनका शादी हो जाता था। और चाहे किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये इनका शादी जल्दी ही हो जाता था। और इनमें क्या होता था, एक और इनमें क्या था, जैसे कि हिंदू समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो, वो एक से ज़्यादा भी शादी कर लेते थे उस समय। इन पे कोई प्रतिबंध नहीं था दोस्तों। In some part of the country, widows were praised if they chose death by burning themselves on the fire funeral of their husband. अब कुछ क्षेत्र में या कुछ जगहों पे कैसा था कि जो विधवा औरतें थी, वो अपने आप को अपने पति के चिता पे अपने आप को निछावर कर देती थी, यानी जला देती थी। तो इससे समाज उसको रिस्पेक्ट देता था या समाज उसको एक सती के रूप में देखता था। तो ये बहुत ही एक क्रूअल या बहुत ही निर्दयी एक समाज का सोच था, जो कि जो महिला है उसको फॉलो करती थी या महिला को उन चीज़ों से गुजरना होता था। तो ये बहुत ही भयानक किस्म का एक प्रथा था, जो सती प्रथा था, और जिससे बहुत से महिलाओं ने अपना जान का आहुति दी। तो ये करने से क्या होता था, समाज उसको रिस्पेक्ट देता था और उनको सब सती का एक प्रमाण मिल जाता था दोस्तों। Women who died in this manner, whether willingly or otherwise, were called sati, meaning virtuous woman. तो अब जो जिसका चाह हो या ना हो, उनको इस बलि पे चढ़ना पड़ता था। इससे उनको क्या खिताब मिलता था, सती का, एक प्योर मतलब महिला का एक उनको खिताब मिलता था। Women's right to property were also restricted. Beside, most women had virtually no access to education. और इन्हीं के साथ साथ क्या था दोस्तों, क्योंकि उस समय महिलाओं पे बहुत से दमन होते थे। जैसे उनको महिलाओं का जो हक अधिकार था, जो प्रॉपर्टी में या जो उनके जो शेयर्स बनते थे, वो भी नहीं मिलते थे। हक अधिकार जो संपत्ति से आता था, वो भी नहीं मिलते थे। और एजुकेशन में, शिक्षा के मामले में भी इनको बेहद ही नीचे स्तर पे रखा गया था दोस्तों। इन मोस्ट रीजन पीपल वेर डिवाइडेड अलोंग लाइन्स ऑफ कास्ट। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय कंसिडर देमसेल्फ एज अपर कास्ट। और एक ये, और उन्हीं के साथ साथ क्या होता था, कुछ क्षेत्र में ऐसे था दोस्तों कि लोगों जातिवाद में बटे हुए थे। जैसे कि जात के सिस्टम में बटे हुए थे लोग, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये अपने आप को अपर कास्ट से बिलोंग करते थे और अपने आप को एक सुपीरियर महसूस करते थे। बाकी जो अदर कास्ट से बिलोंग करते थे, उनको छोटे जाति का स्तर या उनको डोमिनेट करते थे ये लोग। Other such as traders and money lenders are often referred to a वैश्यास। और जो अदर कास्ट से बिलोंग करते थे, जैसे कि व्यापारी होते थे, मनी लेंडर जो पैसे लेन देन कर देते थे, लेन देन करते थे, वैश्या जिनको बोला जाता था, ये उनसे लोअर कास्ट में आते थे। एंड देन पेजेंट एंड आर्टिजन सच एज वीवर्स एंड पोर्टर्स रिफर टू एज शूद्रास। और जो किसान के काम करते थे या जो हस्तकला के जो बुनाई के काम करते थे, जो प्लेटें या मूर्तियाँ वगैरह बनाते थे, ये शूद्रास में काउंट होते थे दोस्तों। ये जो सबसे छोटे स्तर के जाति हुआ करते थे उस समय। एट द लोएस्ट rung were those who labored to keep cities and buildings clean and worked at jobs at that upper caste considered polluting. That is, it could lead to the
लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस। और इसी के साथ साथ जो नीचे स्तर के थे वो क्या करते थे, सर सफाई का काम करते थे, कूड़े कचरे का काम करते, जो गांव में गंदगी फैलता था उसको सर सफाई करते थे। जो बड़े जात के थे उनके कचरे कूड़ों को उठा के ला के फेंकते थे। तो ये छोटे जात के जो थे उनका काम हुआ करता था उस समय। द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दिस ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल। और इतना काम करने के बावजूद भी क्या करते थे, जो अपर कास्ट जो उच्च जाति के थे वो इनके साथ एक घटिया किस्म का व्यवहार करते थे और इनको एक अछूत के जात अछूत मानते थे, अनटचेबल मानते थे। ये समझते थे कि अगर उनसे वो टच हो जाए तो फिर वो अछूत हो गए, ये उनके दिमागों में भरा हुआ था। They were not allowed to enter temples, draw water from the well used by the upper caste, or the bath in ponds where upper caste bath. They were seen as inferior human beings. और इसी के साथ साथ क्या था दोस्तों, एक ऐसा नियम समाज द्वारा निर्माण किया गया था जिससे कि जो छोटे स्तर या छोटे जात से जो बिलोंग करते थे उनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था। उनको जो वेल्स होते थे, जो कुएँ तालाब होते थे, उनसे पानी वो नहीं ले सकते थे क्योंकि वो पानी दूषित हो जाएगा। वो पानी मतलब अपर कास्ट के यूज़ के लायक नहीं रह पाएगा। या तालाब में वो स्नान भी करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था उन पे, जहाँ पे जो बड़े जाति के स्नान करते थे। तो ये अपने आप में एक ह्यूमन इन्फीरियर महसूस करते थे जो छोटे जाति के लोग थे। वर्किंग टुवार्ड्स चेंजेस। अब क्या हुआ, समाज में तो कुरीतियाँ थी, उसी के साथ साथ कुछ लोग जो कुछ लोग उसमें थे अच्छे भी थे। तो इन्होंने एक बदलाव का रूप देखा। जैसे वन सच रिफॉर्म वाज राजा राम मोहन रॉय। तो उन्हीं में से एक समाज सुधारक कौन थे, राजा राम मोहन राय। इनका जन्म 1772 में होता है, इनका मृत्यु 1833 में हुआ दोस्तों। ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज द ब्राह्मो समाज। और इन्होंने ब्राह्मो समाज का एक स्थापित किया, लेटर नोन एज द ब्राह्मो समाज। बाद में चल के ब्राह्मो समाज के नाम से फेमस हो गया इन कलकत्ता में। पीपल सच एज ए राम मोहन रॉय आर डिस्क्राइब्ड एज ए रिफॉर्मर। तो राम मोहन को लोगों ने किस से पहचाना जाने लगे, एक समाज सुधारक के रूप में। बिकॉज दे फील दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी एंड अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी टर्न अवे विथ। और ये राजा राम मोहन रॉय का क्या सोच था कि सोसाइटी में समाज में कोई चेंजेस आना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो बेफाजुल जो प्रैक्टिसेस हैं, कुछ जो बेबुनियादी प्रैक्टिसेस हैं, जो कल्चर या रीति रिवाज बन चुका है, इनको चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है समाज में। They thought that best way to ensure such changes by the persuading people to give up an old practices and adopt a new way of life। और इनका ये सोचना था कि चेंजेस तभी आएगा जब लोग इसको सपोर्ट करेंगे, लोगों को समझाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा इन चीज़ों के बारे में, जो ओल्ड प्रैक्टिसेस वो कर रहे हैं और जो नए प्रैक्टिसेस है और उसके नए वे ऑफ लाइफ के बारे में बताया जाएगा कि कौन से कुरीतियाँ है जो एकदम दूसरों के लिए एक बाधा अड़चन के रूप में काम कर रहा है। Ram Mohan Roy was keen to spread the knowledge of Western education in country and bring about a greater freedom and equality for women। तो राम मोहन रॉय का सोच क्या था दोस्तों, कि जो वेस्टर्न एजुकेशन, जो बाहर के जो शिक्षा है उसको फैलाया जाए और अपने देश में शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा से मात्रा में लाया जाए और लोगों को एक आज़ाद भरी जिंदगी और एक बराबरी का, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उनमें बराबरी का बर्ताव रखा जाए और समाज में भी इक्वालिटी लाया जाए। तो ये राम मोहन रॉय का थॉट या उनका ये सोच था। ही रोट दैट द वे वुमेन वेयर फेस टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। और वो ये भी लिखते हैं कि महिलाएं हैं जो समाज में बहुत से बोझ लेके चलती हैं, जैसे डोमेस्टिक जो घरेलू हिंसाएं हैं, जो घरेलू काम काज है, वो सारे इन्हीं पे डिपेंड होते हैं दोस्तों। कन्फाइंड टू द होम एंड द किचन एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट द बिकम एन एजुकेटेड। और जो महिलाएं इन्हीं पे सारा घर किचन का सब, किचन तक ही इनका लाइफ सीमित
हो जाता था दोस्तों, और इनको अलाउ नहीं होता था, इनको अनुमति नहीं होता था कि बाहर निकले या बाहर का दुनिया देखे, या इनको शिक्षा हासिल करने का भी कोई सोर्स नहीं होता था। चेंज द लीव्स ऑफ द विडोज। अब विधवा जो औरतें थी, जो विडोज थी, उनमें क्या क्या चेंजेज आए उनके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों विस्तार से। राम मोहन रॉय वॉज पार्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडो फेस्ड इन देयर लिव्स। तो राम मोहन रॉय ने क्या क्या प्रॉब्लम फेसेस किया कि जो विडो थी उनका लाइफ एकदम समस्या से भरीपूर्ण था दोस्तों, क्योंकि उनके जो विधवा औरतें थी, पति के मरने के बाद उनका लाइफ एकदम बेकार हो जाता था दोस्तों, क्योंकि वो महिला ना शादी कर पाती थी, ना वो समाज में अगर वो सती प्रथा का प्रयोग नहीं किया या सती प्रथा नहीं दी तो उससे भी समाज में एक नीचे स्तर से देखे जाने लगता था लोग उसको। तो इसके वजह से उसका ज़िंदगी बेकार ही हो जाता था दोस्तों। तो राम मोहन रॉय ने क्या किया, एक चेंजेस लाने की कोशिश की। जैसे उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया किसके अगेंस्ट में, सती प्रथा था उसके विरुद्ध में। और बहुत से जो अंग्रेज थे, बहुत से जो उस टाइम के ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया, क्योंकि ये उन्होंने भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते थे कि कैसा ये रीति रिवाज है जिसमें कि जिंदा एक महिला को अपने पति जाने के बाद उसके चिता पे मरना पड़ रहा है, ये कैसा परंपरा है। तो उन्होंने भी राम मोहन रॉय का सपोर्ट किया दोस्तों। दे वर देयर फॉर वेयर देन विलिंग टू लिसन टू द राम मोहन हु वॉज reputed टू बी अ लर्न मैन। और बहुत से जो जानकार लोग थे और जो सीखे जो पढ़े लिखे थे वो भी राम मोहन रॉय की बातों को सुनने लगे और इस बात को मानने लगे। इन 1829 सती वॉज बैन। तो लास्ट में 1829 में क्या हुआ दोस्तों, सती प्रथा को बैन कराया गया कानूनी रूप से। द स्ट्रेटजी एडॉप्टेड बाई राम मोहन रॉय वॉज यूज बाई लेटर रिफॉर्मर एज वेल। तो जो स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाया, लोगों ने भी इसका सपोर्ट किया, और बाद में राम मोहन रॉय एक समाज सुधारक के रूप में अच्छे माने जाने लगे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इन्हीं में से कौन एक और समाज सुधारक कौन थे, ईश्वर चंद्र शर्मा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सॉरी। यूज्ड एंड द एंशियंट टेक्स्ट टू सजेस्ट वाज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इन्होंने भी पुराने जो टेक्स्ट थे उससे सजेस्ट किया कि जो विधवा औरतें हैं वो शादी कर सकती हैं, वो पूर्ण विवाह कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिज सजेशन वाज एडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड लॉ वाज पास इन 1856। तो उन्होंने भी इसका हवाला दिया कि जो विधवा हैं वो पूर्ण विवाह कर सकती हैं। तो इस सजेशन को जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया, और उन्होंने एक लॉ पास किया 1856 में दोस्तों। और उन्होंने एक इजाज़त पास की कि जो विधवा औरतें वो रीमैरिज कर सकती हैं, दोबारा दोबारा से वो पुनः विवाह कर सकती हैं। इसमें इसको कानून अनुमति देता है दोस्तों। Those who were against the remarriage of widows opposed विद्यासागर एंड इवन boycotted him। लेकिन अभी भी कुछ जो समाज में थे, जो रीमैरिज के जो पूर्ण विवाह के विरुद्ध में थे, जो अगेंस्ट में थे, तो वो विद्यासागर या और भी जो समाज के सुधारक थे उनको बैकआउट किया और इनके सलाह को नहीं माना। By the second half of the 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to other part of the country। लेकिन 19वीं शताब्दी के दौरान ये मूवमेंट इतना फैल गया दोस्तों पूर्ण विवाह का, कि अलग देश के अलग पार्ट में भी ये चीज़ें फैल गई और लोगों को जानकारी में आ गई ये चीज़ें। विरसा लिंगम पंतलू फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज। तो विरसा लिंगम पंतलू ने उन्होंने एक संघ बनाया जिसमें विधवा का पूर्ण विवाह हो। स्वामी दयानंद सरस्वती हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने क्या एक संघ बनाया, आर्य समाज का संघ बनाया। ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज। और उन्होंने भी पूर्ण विवाह जो विधवा पूर्ण विवाह का सपोर्ट किया। येट द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेन लो।
Those who married were not easily accepted in the society and conservative groups continued to oppose the new law. लेकिन जो पुराने ख्यालात के लोग थे, कानून पास होने के बावजूद भी दोस्तों वो क्या करते थे, जैसे कोई विधवा अगर शादी करके आती थी तो उसको ईज़िली समाज में उसका एक्सेप्टेड नहीं होता था। उनको नहीं सम्मान मिलता था जो कि दूसरे महिलाओं को मिलता था। क्योंकि वो कंज़र्वेटिव माइंड के लोग थे, जो छोटे सोच के लोग थे, वो इसका अपोज़ करते रहे। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे एक सती प्रथा का एक इमेजेस है, इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे इनके पति का जो ये चिता है जिस पे आग लगाया गया है और इसी पे ये जो सती हैं इनको फेंका जा रहा है। अब जीवित महिला को इसमें फेंका जा रहा है दोस्तों। तो बताइए कितना समाज का एक अन्याय प्रथा था, या कितना मतलब नीच घोर ये कृति था, जो सिस्टम था कि जिंदा महिला को उसमें फेंका जाए और उसको जलाया जाए, जब जाके वो सती प्राप्ति कर लेगी। और ये जो लोग हैं जो समाज के बड़े सुधारक हैं, ये ऐसे कार्य कर रहे हैं दोस्तों। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम का सोच या उस टाइम का लोगों का सोचने का तरीका अलग अलग था, सोचने का तरीका ही अलग था, यह समाज कैसे था। तो हिस्ट्री से बहुत सी चीज़ें जानने को भी मिलता है दोस्तों। चलिए नीचे देखते हैं अब। गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। अब लड़कियों ने स्कूल भी जाना शुरू कर दिया दोस्तों। मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर द गर्ल्स वाज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमन। तो बहुत से जो रिफॉर्मर थे, बहुत से जो समाज सुधारक थे, वो क्या महसूस करने लगे कि शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। किन के लिए? समाज को सुधारने के लिए, या सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट करने के, या महिलाओं की जो कंडीशन है उसको सुधारने के लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। विद्यासागर इन कलकत्ता एंड मैनी अदर रिफॉर्मर इन बॉम्बे सेट अप स्कूल फॉर गर्ल्स। जो विद्यासागर कलकत्ता में और बहुत से अलग जो रिफॉर्मर थे, उन्होंने बॉम्बे में भी स्कूल का सेटअप किया। किसके लिए? लड़कियों के लिए। व्हेन द फर्स्ट स्कूल वेयर ओपन इन द मिड 19th सेंचुरी मैनी पीपल वेयर अफ्रेड ऑफ देम। अब क्या होता है दोस्तों, जब बॉम्बे में पहला स्कूल का स्थापना होता है तो वहाँ पे मिड 19th सेंचुरी के दौरान स्कूल का स्थापना होता है दोस्तों। तो उस समय क्या होता है, लोगों का माइंड कहाँ तक नीचे स्तर तक गिरा हुआ है। लोगों का सोच ये है कि ये स्कूल खोल रहे हैं तो उनको एक डर है, मन में डर है कि क्या पता हमारे लड़कियों को हमारे बच्चे को ये चुरा के ले जाए या कहीं बेच दे। इस टाइप का उनके मन में भावना था दोस्तों। They are afraid that schools would take girls away from homes, prevent them from doing their domestic duties. Moreover, girls had to travel through public places in order to reach school. तो उस समय दोस्तों एक तो सबसे बड़ा समस्या था कि हर जगह स्कूल का साधन था नहीं। एक जो स्कूल पहला स्कूल खुला, दूर दराज से भी लड़कियां पढ़ने आती थी। तो सबसे एक प्रॉब्लम ये भी था कि दूर दराज से ट्रैवल करके बच्चे पढ़ने आते थे। और पेरेंट्स का भी एक सोच ये था कि वो मतलब हमारी लड़कियों को चुरा के ले जा सकते हैं। उनके मन में डर का भावना था कि कहीं हमारे बच्चे को चुरा ले या बेच दे या फिर कहीं ले जाके कुछ कर दे। और इनका ये भी मानना था कि जो घर का कार्य जो लड़की कर रही उससे भी ये लोग मना कर रहे कि नहीं करने के लिए। तो ये भी इनके लिए इनके मन में एक शंका था। In the later part of the country century, schools for girls were established by the Arya Samaj in Punjab and Jyotirao Phule in Maharashtra. तो बाद में चल के देश के अलग क्षेत्रों में भी क्या हुआ, स्कूलें स्थापना होती चली गई लड़कियों के लिए। जैसे कि आर्य समाज में भी आर्य समाज वो कहाँ पे स्कूल स्थापित किए? पंजाब में। ज्योतिराव फुले कहाँ पे किए? महाराष्ट्र में। तो ये सब जो रिफॉर्मर थे जिन्होंने अच्छे समाज के लिए अच्छे अच्छे काम करते चले गए दोस्तों। सम रिफॉर्मर सच एज ए मुमताज अली reinterpreted verses from the Quran to argue for women education. अब जैसे कि मुमताज़ अली जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, उन्होंने भी इंटरप्रेटेड किया कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है महिलाओं के लिए। तो उन्होंने कुरान से भी कुछ आयतें लोगों को आर्ग्यूमेंट में बताया कि नहीं, कहीं पे भी ऐसा नहीं
कुरान बताता है कि मतलब महिला एजुकेशन नहीं ले सकती, या महिला महिला सिर्फ घरों में बैठ के अपना ज़िंदगी यापन कर सकती है। तो उन्होंने भी कुरान का भी हवाला देके लोगों को समझाने की कोशिश की दोस्तों। द फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स बिगन टू बी रिटन, और पहला उर्दू नॉवेल्स छपने लगा या लिखा जाने लगा दोस्तों। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, among other things, there were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand। तो बाद में क्या हुआ, तो महिलाएं पढ़ना शुरू कर दी, और उनको एक इनकरेजमेंट भी होने लगा महिलाओं द्वारा कि जब वो पढ़ लेंगी तो अपने रिलीजन के बारे में अच्छे से जान लेंगी, या जो घरेलू मैनेजमेंट है वो अच्छे से कर लेंगी, या जो भी उनको समझना, जो लैंग्वेज उनको प्रेफरेंस लगे उनमें वो कोई चीज़ें पढ़ सकती है, समझ सकती है जब शिक्षा रहेगा तो। वुमन राइट अबाउट वुमन, अब महिलाओं ने ही महिलाओं के बारे में लिखना शुरू कर दिया दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या क्या महिलाएं में बहुत से चेंजेस आने लगे धीरे धीरे। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी, मुस्लिम वुमेन लाइक बेगम ऑफ भोपाल प्लेड ए नोटेबल रोल दैट इज प्रोमोटिंग एजुकेशन एमॉन्ग वुमेन। तो दोस्तों 20th सेंचुरी के दौरान मुस्लिम महिला जो बेगम्स ऑफ भोपाल के नाम से जानी जाती थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल खेला जो शिक्षा को प्रमोट करने में महिलाओं के बीच बहुत ही बड़ा उनका रोल रहा है। दे फॉलोड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़, और उन्होंने क्या किया, एक प्राइमरी स्कूल खोला लड़कियों के लिए, कहाँ पे, अलीगढ़ में। अनदर रिमार्केबल वुमेन बेगम रुकैया शौकत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना इन कलकत्ता। और जो दूसरी महिला थी जैसे बेगम रुकैया शौकत हुसैन, इन्होंने क्या किया, मुस्लिम मुस्लिम लड़कियों के लिए पटना में स्कूल खोला, कलकत्ता में भी स्कूल का स्थापना किया दोस्तों। सी वॉज ए फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडिया, और वो एक एक नीडर किस्म की महिला थी जो कंजर्वेटिव आइडियाज़ जो लो लेवल के जो सोच रखते थे समाज के लिए, उनके लिए arguing that religion leaders to every faith accorded an inferior place to women। तो जो बहस करते थे जैसे धार्मिक जो नेता थे, उनसे भी उन्होंने वार्तालाप किया कि समाज में जो महिला का जो स्थान है वो बहुत ही लो लेवल पे है। बाय द 1880s इंडियन वुमन बिगन टू इंटर यूनिवर्सिटी। 1880 के दशक में जो भारतीय महिला थी वो यूनिवर्सिटी जाना भी शुरू कर दी। कुछ जो थी जो ट्रेनिंग लेके डॉक्टर ट्रेनिंग करने लगी, कुछ जो टीचर जो शिक्षक के रूप में काम करने लगी। मैनी वुमेन बिगन टू राइट एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज़, और बहुत से जो महिलाएं थी वो क्या लिखना शुरू कर दी, और क्रिटिकल जो आलोचनात्मक जो व्यू था किसी भी चीज़ पे वो अपना व्यूज भी प्रतिक्रिया देने लगी। ऑन द प्लेस ऑफ वुमन इन द सोसाइटी, जो समाज में महिलाओं का जो अस्तित्व था उसके बारे में भी लिखना शुरू कर दी। अब इन्हीं में से एक आती हैं ताराबाई सिंधी, जो कि एक महिला बहुत ही एजुकेटेड थी। एट होम एट पूना पब्लिश्ड अ बुक, उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है दोस्तों स्त्री पुरुष तुलना। ये दोस्तों ये किताब आपको याद रखने वाली है क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं स्त्री पुरुष तुलना। इसमें एक कंपैरिजन है, जैसे पुरुष का रोल क्या था, क्या है समाज में, महिला का रोल क्या है, एक कंपैरिजन करके उन्होंने इस बुक में बताया है। तो इसी बुक का नाम है स्त्री पुरुष तुलना, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ताराबाई शिंदे ने कौन सी बुक लिखी थी, जिसका नाम क्या है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखने वाली चीज़ें, ताकि एग्जाम में हम कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। और उन्होंने आलोचना किया है कि जो जो सामाजिक डिफरेंसेस है पुरुष को लेके और महिला के लेके, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इस बुक में बताई है। पंडिता रमाबाई, एक पंडिता रमाबाई जो महिला है वो भी ग्रेट स्कॉलर है किसका, संस्कृत का। felt that Hinduism was oppressive towards women and wrote book about the miserable lives of the upper caste Hindu women। और इन्होंने हिंदुज़म के बारे में भी लिखा है बहुत सी, ऑप्रेसिव क्योंकि महिला के प्रति ऑप्रेसिव है जो हिंदू धर्म है उनके बारे में।
जो कि औरत महिलाओं के बारे में नहीं सोचता है, या जो अपर कास्ट जो हिंदू हैं वो महिला का अस्तित्व समाज में क्या है उनके बारे में नहीं लिखते हैं, या जो अपर कास्ट के लोग हैं जो नीचे कास्ट के लोगों को डोमिनेट करते रहते हैं, तो उनके बारे में भी इन्होंने बताया। सी फाउंडेड अ विडो होम एट पूना, और उन्होंने जो विधवा महिला है उनके लिए एक शेल्टर भी बनाया है, कहाँ पे, पूना में। हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड एंड रिलेटिव, उन महिलाओं के लिए जो अपने पति से या अपने रिलेटिव जो रिश्तेदार हैं उनसे जो गलत व्यवहार या गलत समस्या का शिकार पीड़ित महिलाओं का के लिए उन्होंने एक शेल्टर बनाया है दोस्तों, कहाँ पे, पूना में। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, फोटो द्वारा देखने के और समझ सकते हैं। यहाँ पे सारी बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो उनके लिए शेल्टर बनाया गया पूना में। Here women were trained so that they could support themselves economically, और वो महिलाओं को ऐसे ट्रेन करते थे जैसे वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंटली इकोनॉमिकली कैसे स्टैंड कर सकें, या समाज में कैसे वो औरत इकोनॉमिकली अपने आप को मजबूत बना सके दोस्तों। मेनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट दैट हिंदू वुमेन वेयर adopting वेस्टर्न वेज एंड दैट दिस वुड क्रॉप हिंदू कल्चर एंड इरोड फैमिली वैल्यूज। तो अब इसमें भी जो जो सिकड़े हुए या छोटे सोच के जो लोग थे उस टाइम भी इसका आलोचना करने लगे कि ये जो महिलाएं हैं ये वेस्टर्न वे या बाहर के महिलाएं उनके जैसे धारण करने लगी, तो इससे हमारे कल्चर या ट्रेडिशन ख़राब हो जाएगा, जो फैमिली में वैल्यू वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जो मुस्लिम समाज के भी लोग थे वो भी इस चीज़ के लेके चिंतित थे कि अगर महिलाएं इस तरह एजुकेशन ले लेंगी तो मर्दों का इज्जत नहीं करेंगी या समाज हमारा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये सब उनके दिमागों में उल्टा सीधा ये प्रभाव पड़ा हुआ था, जो उनके छोटे सोच के कारण था दोस्तों। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी वुमेन देमसेल्फ वर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म, लेकिन 19वीं शताब्दी के दौरान महिलाएं क्या करने लगी, अपने आप को एक एक्टिवली वर्किंग अपने सुधार के लिए एकदम रेडी हो गई या काम करने लगी दोस्तों। दे रोट बुक, एडिटेड मैगजीन, फाउंडेड स्कूल्स एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड सेट अप वुमेन्स एसोसिएशन, और इन्होंने किताबें लिखना शुरू कर दी, मैगजीन छापना शुरू कर दी दोस्तों, और स्कूल्स और ट्रेनिंग सेंटर भी इन्होंने सेटअप करना शुरू कर दिया महिलाओं के लिए। उन्होंने अपना संघ भी बनाना शुरू कर दिया दोस्तों। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी दे फॉर्म्ड अ पॉलिटिकल प्रेशर, और उन्होंने 20th सेंचुरी के दौरान एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाना शुरू कर दिया ग्रुप में बना के कि उनके लिए अच्छे कानून लाए जाए, जो कि उनका वोट का एक अधिकार मिले, या उनके बेटर हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स बनाए जाए, शिक्षा के लिए उनके लिए स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले जाएँ। तो उन्होंने एक पॉलिटिकली भी प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। In the 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demands for the greater equality and freedom for women. तो उस ज़माने के जो बड़े नेता थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने भी इस चीज़ का सपोर्ट किया। जो डिमांड जो महिलाएं रखी इनके आगे, तो इनका इन्होंने सपोर्ट किया। जैसे इनका समाज में इक्वालिटी, मर्द या जो पुरुष महिलाएं उनका इक्वालिटी हो, बराबरी का हक अधिकार हो, या आज़ादी से वो महिलाएं जी सके, इनके बारे में भी उन्होंने पॉलिटिकली सपोर्ट मांगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने उनको सपोर्ट किया या उनके डिमांड को पूरा किया। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, और लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, अब जो बाल विवाह था उसके अगेंस्ट लॉ लाया गया, उनके विरुद्ध कानून लाया गया। इनके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। In 1920, the Child Marriage Restraint Act was passed without the kind of bitter debates and struggles that earlier law had seen. तो 1929 में क्या हुआ, जो बाल विवाह एक एक्ट था वो पास किया गया दोस्तों। इसमें क्या था दोस्तों, बच्चे में ही शादी की उम्र से पहले बच्चे का शादी कर दिया जाता था, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो एक लॉ पास कराया गया दोस्तों, ताकि इस पे बैन लगाया जा सके और इसको कंट्रोल किया जा सके दोस्तों। और इसमें एज फिक्स कर दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट, नो वुमन बिलो द एज ऑफ 18 एंड वुमन बिलो द एज ऑफ 16 कुड मैरी।
तो इसमें इस कानून में क्या बनाया गया दोस्तों कि अगर महिला लॉ के अनुसार अगर 18 से कम है, लड़का अगर 18 से कम है या लड़की अगर 16 से कम है तो वो शादी नहीं कर सकती। लास्ट में इसको चेंज कर दिया गया, ये इसको लिमिट को बढ़ा दिया गया। जो 18 था उसको 21 कर दिया गया और जो 16 था लड़कियों के लिए उसको 18 कर दिया गया दोस्तों। इवन टुडे ओवर 0.20% ऑफ गर्ल्स इन इंडिया आर मैरिड बिलो द एज ऑफ 18। लेकिन आज भी दोस्तों लगभग 20% लड़कियों की शादी भारत में 18 से कम की उम्र में हो जाती है। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। अब इसमें दोस्तों जो जाति है और जो सामाजिक जो सुधार है वो क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। राम मोहन रॉय ट्रांसलेट एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। राम मोहन रॉय ने ट्रांसलेट किया एक पुराना जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था उसको ट्रांसलेट किया और उस चीज़ को आलोचना किया कास्ट के हिसाब से, जो जाति हिसाब जो जाति प्रथा जो अपने देश में फैला हुआ था। द प्रार्थना समाज अडियर टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट। और उन्होंने इस चीज़ से बताया कि क्या परंपरा है हमारे भक्तियों का, जैसे कि हम विश्वास कर सके कि हाँ सारे जात जो है जो भक्ति के लिए बराबर के हकदार हैं या सब भगवान के नज़र में एक समान है। In Bombay, the Prahans Mandali was founded in 1840 to work for the abolition of caste. बॉम्बे में क्या हुआ, परमहंस मंडाली एक बना 1840 में, जो किस लिए काम करता था, जो कास्ट सिस्टम को हटाया जाए। मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स एंड मेंबर ऑफ द रिफॉर्म एसोसिएशन वर पीपल ऑफ अपर कास्ट। तो इसमें कौन कौन से शामिल थे, बहुत से जो समाज सुधारक थे और जो बड़े बड़े जो उच्च जाति से थे, संघ के लोग थे, वो भी इसमें शामिल थे। Often in a secret meeting, these reformers would violate caste taboos on food and such on the effort to get rid of the hold of the caste prejudice in their lives. लेकिन जो जब मीटिंग हुआ तो इनमें चर्चाएं हुई कि जो कास्ट सिस्टम है ये बहुत ही चीज़ों को वायलेट कर देगा, कास्ट टैबूज को हटा देगा, जो खान पीन है उसको अलग कर देगा और जो लोगों को एक दूसरे के प्रति सोच है उसको ख़त्म कर देगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी क्रिश्चियन मिशनरी बिगन सेट अप अ स्कूल फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। अब क्या होता है 19वीं शताब्दी के दौरान दोस्तों जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था वो भी स्थापना शुरू हो गया। किन के लिए, जो ट्राइबल ग्रुप थे, जो जनजाति लोग थे, आदिवासी लोग थे उनके लिए, और जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे उनके लिए। यहाँ पे दोस्तों बाल विवाह का एक फ़ोटो है जिससे आप देख सकते हैं किस उम्र में बच्चों का शादी हो जाता था दोस्तों। हु कुड प्रोड्यूस शूज। तो सब बड़े जाति से थे तो छोटे काम कौन करता था, या जो शूज का जो जूते उते या चप्पल वगैरह कौन बनाता था उनके बारे में देखते हैं दोस्तों। मडीगास वेयर एन इम्पोर्टेंट अनटचेबल कास्ट ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। जो मडीगास थे वो अछूत जात से बिलोंग करते थे, जो कहाँ अभी जो किस स्टेट में पड़ेगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। एंड दे वेर एक्सपर्ट एट क्लीनिंग हाइट्स एंड ट्रेनिंग देम टू यूज द स्विंग सैंडल्स। और ये बहुत ही एक्सपर्ट थे क्या चीज़ में, जो क्लीनिंग कर लेते थे और ट्रेनिंग करते थे, सिलाई कर लेते और सैंडल अच्छे से बना लेते थे, या जूते वगैरह अच्छे से अच्छे क्वालिटी में ये लोग बना लेते थे। देर वेयर अदर जॉब टू। और इनका दूसरा भी कार्य था दोस्तों। द आर्मी फॉर इंस्टेंस ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी। तो आर्मियों में भी इनका ऑफर मौका इनको दिया गया। जैसे अ नंबर ऑफ महार पीपल हु वेयर रिगार्डेड एज अनटचेबल। तो जो महार फैमिली से बिलोंग करते थे, जो अछूत से जाति से बिलोंग करते थे, इनको जॉब किस चीज़ में दिया गया, एक महार रेजिमेंट में दिया गया, जिसमें जो आर्मी के जो जूते उते होते थे वो सब सिलाई करना है या जूते बनाना या नए नए जूते बनाना आर्मियों के लिए। तो ये आर्मी डिपार्टमेंट भी इनका जॉब का ऑफर मिलेगा। द फादर ऑफ द बी आर अम्बेडकर द लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट आउट एन आर्मी स्कूल। जो बी आर अम्बेडकर थे जो दलित के नेता थे और दलित का मूवमेंट के आर्मी स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की। नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम। लेकिन इनके लिए क्लासरूम में जगह नहीं होता था दोस्तों। इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी लेट 1920s untouchables were not allowed into even government schools।
तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के दौरान दोस्तों 1829 के दौरान जो अछूत जात से बिलोंग करते थे, उनको गवर्नमेंट स्कूल में भी एंट्री नहीं मिलता था, या उनको परमिशन नहीं था कि वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ सकें। When some of them passed hard for that right, they were allowed to sit on the veranda outside the classroom and listen to the lesson. तो बहुत ही अगर जो बहुत कोशिश भी करते थे तो उनको क्या मिलता था परमिशन, कि वो बरामदा में बैठ जाए या क्लासरूम के बाहर बैठ जाए और जो टीचर हैं या जो शिक्षक हैं उनकी बातों को सुने, विदाउट पॉलिटिंग द रूम्स वेयर अपर कास्ट बॉयज वेयर टाउट। और जो क्लासरूम थे उसको गंदगी न फैलाए, और जहाँ पे बड़े कास्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं। Demands for equality and injustice. The Satnami movement in central India was founded by the Gadasis, who worked among the leather worker and organized movement to improve their social status. तो इसका मांग होने लगा, जो इक्वालिटी, जो जस्टिस जो समाज में नहीं था, ये मूवमेंट चलने लगा दोस्तों। किसके द्वारा? सतनामी मूवमेंट के नाम से चलने लगा, जो सेंट्रल इंडिया से शुरू होगा। किनके द्वारा? गदासियों के द्वारा। और एक जो लेदर वर्कर्स थे, जो चमड़े का काम करते थे, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया दोस्तों, कि अपना वो जो उनका जो सोशल जो सामाजिक स्टेटस है उसको कैसे वो इम्प्रूव करे। यहाँ पे दोस्तों अब एक इमेजेस है जो मंदिर का है। इनमें यहाँ पे देखिए, ये जो छोटे जाति से बिलोंग करते हैं, इनको मंदिरों में भी एंट्री बैन था दोस्तों। उस टाइम ये मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते थे। तो बताओ दोस्तों, ऐसा सोच उस टाइम के लोगों के दिमाग में था कि वो लोगों को भी पूजा पाठ से दूर रखते थे दोस्तों। इन ईस्टर्न बंगाल, हरिदास ठाकुर मौता सेक्ट वर्क एमंग चंडाला कल्टिवेटर्स। तो जो पूर्व बंगाल था, हरिदास ठाकुर थे, वो किनके अधीन काम किए? इनके बीच का जो चंडाला कल्टिवेटर था उनके साथ काम किया। हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। और उन्होंने जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट था उनको सपोर्ट किया और कास्ट सिस्टम को उन्होंने सपोर्ट किया। इन प्रेजेंट डे केरला, अ गुरु फ्रॉम इजावा कास्ट श्री नारायण गुरु प्रोक्लेम्ड द आइडिया ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो केरला के जो एक गुरु होते हैं जो इजावा कास्ट से हैं, श्री नारायण गुरु, उन्होंने जो आइडिया जो यूनिटी लोगों का था उनको उन्होंने बढ़ावा दिया। ही आर्ग्यू अगेंस्ट द ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट डिफरेंस। और इसका विरोध किया जो समाज के हिसाब पे लोगों में भेदभाव रखते हैं या कास्ट डिफरेंसेस के हिसाब से लोगों का व्यवहार करते हैं, तो उनको इन्होंने विरोध किया। अकॉर्डिंग टू ऑल द ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट। और उन्होंने ये कहा कि जो सारे मानवता है ना, वो इंसान के लिए बराबर है, ना कि कास्ट से कोई बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, और इंसान में कोई कास्ट नहीं है। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट वाज उरु जाति उरु मातम उरु दैवम मनुष्यन मानु। ये एक बंगाली लैंग्वेज में दोस्तों, कि एक वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड, कि एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर होता है सारे के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे पढ़ेंगे गुलामगिरी के बारे में। तो ये गुलामगिरी इन्होंने लिखा, उनके बारे में जानते हैं। तो गुलामगिरी ज्योतिराव फुले द्वारा लिखा गया दोस्तों। वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमॉन्ग्स द लो कास्ट लीडर वाज ज्योतिराव फुले, जो कि ये भी छोटे जाति से बिलोंग करते थे, ज्योतिराव फुले। इनका जन्म 1827 में होता है दोस्तों, और ये इनकी पढ़ाई कहाँ पढ़ते हैं से, ये क्रिश्चियन जो मिशनरी स्कूल था उसमें इन्होंने अपना पढ़ाई हासिल किया है, अपना तालीम हासिल किया। ऑन ग्रोइंग अप ही डेवलप्ड हिज ओन आइडिया अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम इन सोसाइटी। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, ये भी अपने अपने सोच को विकास में लाए, और इन्होंने एक ये ऐसा एक अन्याय के रूप में इन्होंने देखा कि जो समाज में कास्ट को लेके सोसाइटी बना हुआ है, जो जातिवाद में घिरा हुआ है हर तरह से दोस्तों। ही सेट आउट टू अट्रैक्ट द ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वेयर सुपीरियर टू अदर सिंस दे वेयर आर्यंस। और इनका मानना ये था कि ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर समझता है और दूसरे को लो कास्ट के नज़र से देखता है, जो कि वो खुद आर्यन है और वो खुद यहाँ का नहीं दूसरे जगह का है। फुले आर्ग्यूड दैट आर्यंस वर फॉरेनर्स।
और फुले का कहना मानना ये था कि जो ब्राह्मण है यहाँ के, वो यहाँ के नहीं है, वो बाहर के हैं, बाहर देश के हैं। हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कंट्री, जो कि सब जो इंडिया, जो भारत के दूसरे जगहों से आए हुए हैं। एंड डिफेटेड एंड सब्जुकेटेड ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, और जो देश के जो सही लोग हैं उनको इन्होंने दमन किया, उनको झुकाया। दोज हु हैड लिव्ड हियर फॉर बिफोर कमिंग ऑफ आर्यंस, जो कि पहले से रहते चले आ रहे हैं इनके आने से पहले से। एज द आर्यन established their dominance, they began looking at the defeated population as inferior। और ये क्या करने लगे, आर्यन अपना राजपाट चलाने लगे, और जो छोटे जात के थे उनको हरा के, और उनके जो जनसंख्या थे उनको एक कमज़ोर करते चले गए ये लोग। एज लो कास्ट पीपल अकॉर्डिंग टू फूले, द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर इन रियलिटी। तो फूले के अकॉर्डिंग जो उच्च जाति के लोग थे उनका कोई अधिकार नहीं था इस ज़मीन पे, ना इन पे यहाँ कोई पावर था रियलिटी में। द लैंड बिलोंग टू द इंडिजिनस पीपल, क्योंकि जो ज़मीनें थी, जो भूमि थी, वो किन का थी, जो यहाँ के लोग थे, जो यहाँ के वासी थे उनका था। देन सो कॉल्ड लो कास्ट, लेकिन उन्हीं को छोटा जाति के नाम से जाना जाता है। फूले क्लेम डैट बिफोर आर्यन रूल देयर एग्जिस्ट अ गोल्डन एज, और फूले का कहना यह था कि आर्यन के आने से पहले एक गोल्डन एज हुआ करता था, जैसे वॉरियर, पेजेंट, टाइटल द लैंड एंड रूल द मराठा कंट्री साइड जस्ट फॉर फेयरवेज। तो जैसे कि वॉरियर थे, जो किसान थे, जो ज़मीन का असली हकदार हुआ करते थे, और उन्होंने शासन किया। मराठा ने भी शासन किया इधर कंट्री साइड में, और वो एक जायज़ रूप से अपना शासन को चलाया। ही पोसेस दैट Sudras, laboring caste and anti-Sudras, untouchable should unite to challenge caste discrimination। और इन्होंने ये भी लोगों को उत्साह दिया कि जो जितने छोटे कास्ट हैं, जो छोटे जाति से बिलोंग करते हैं, वो जो अछूत माने जाते हैं, इनके लिए एक चैलेंज किया जाए, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इसको ख़त्म किया जाए, और इनमें सारे जो छोटे जाति के हैं वो इस मूवमेंट को सपोर्ट करें। द सत्य शोधक समाज एंड एसोसिएशन फुले फंड प्रोपेगेटेड कास्ट इक्वालिटी। तो इन्होंने सत्य सत्यबोधक समाज का एसोसिएशन का स्थापना किया दोस्तों, जो कि कास्ट जो जाति इक्वालिटी पे काम करे। इन 1870 फूले रोट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी। तो 1873 में फूले ने गुलामगिरी बुक लिखा दोस्तों, मीनिंग स्लेवरी। सम ऑफ 10 years बिफोर दस द अमेरिकन सिविल वॉर हैड बीन फाउट लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। जो कि अमेरिका में उस टाइम सिविल वॉर चल रहा था दोस्तों, और वो अपने आप में लड़ते थे। फूले ने इसके बारे में भी लिखा, जो कि वहाँ पे स्लेवरी सिस्टम था अमेरिका में, दास प्रथा। जैसे जो गरीब मजदूर थे उनको खरीदते थे और बाज़ारों में लाके बेच देते थे, और जो उस मजदूर को खरीद के ले जाता था उससे उनसे बहुत ही काम करवाता था दोस्तों। Who had fought for free slaves and established a link between the condition of the lower caste in India and the black slave in America। तो इनके बारे में, दोनों के बारे में इन्होंने खूब चर्चा किया, जैसे कि जो कंडीशन लोअर कास्ट के इंडिया में थे, और जो ब्लैक स्लेव जो थे, जिनका कंडीशन अमेरिका में क्या था, उनके बारे में इन्होंने बुक में अपनी चर्चा की है। दिस मूवमेंट ऑफ कास्ट रिफॉर्म वाज कंटिन्यू, और जो ये कास्ट रिफॉर्म का जो मूवमेंट था वो चलता रहा दोस्तों 20वीं शताब्दी तक, बाय अदर ग्रेट दलित लीडर्स लाइक बी आर अम्बेडकर। और इनका लीडिंग बी आर अम्बेडकर ने बखूबी निभाया। वेस्टर्न इंडिया एंड ई एम रामास्वामी नायकर इन साउथ, और जो वेस्टर्न इंडिया के जो ई वी रामास्वामी नायकर थे साउथ के। हु कुड इंटर टेम्पल्स, तो आखिर मंदिरों में कौन इंटर करता था दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं। अम्बेडकर वॉज born in Mahar family। As the child, he experienced what was prejudice meant in everybody life। तो जो बी आर अम्बेडकर थे वो भी एक महार फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जो ये प्रेजुडिस्ड होता है, जो मतलब दूसरे के प्रति जो सोच होता है लोगों में, वो एवरीडे लाइफ लोग कैसे महसूस करता है या कैसे जीता है, उनके बारे में इन्होंने बताया है।
इन स्कूल ही वॉज फोर्स टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड, और इनको क्लास से बाहर ग्राउंड में बैठाया जाता था एंड वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप्स एंड अपर कास्ट चिल्ड्रेन यूज, और इनको जो नल से पानी था वो नहीं दिया जाना देता था। लोग जो छोटे जाति के थे वो उनको प्रतिबंध लगाया जाता था कि ये पानी उसमें से नहीं पी सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो सिर्फ बड़े जाति के लिए होता था दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ा उस समय ये कुरीतियाँ थी जो बी आर अम्बेडकर द्वारा उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, और उनको पानी पीने तक का भी अनुमति नहीं था दोस्तों। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही गॉट अ फेलोशिप टू गो टू द यूएसए फॉर हायर एजुकेशन, और इन्होंने जैसे तैसे करके दोस्तों इनको यूएस का फेलोशिप मिल गया, और वो हायर स्टडीज़ के लिए कहाँ चले गए, यूएसए चले गए। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1919 ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट अपर कास्ट पावर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। जब उन्होंने 1919 में यूएसए से इंडिया आए तो क्या हुआ था, उस टाइम भी जो उच्च जाति के थे, जो सोसाइटी में बहुत ही दमन करते थे, जो छोटे लोग थे उनका। इन 1927 अम्बेडकर स्टार्टेड टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन विच ही महार कास्ट फॉलोअर पार्टिसिपेटेड। लेकिन बी आर अम्बेडकर ने क्या किया, 1927 में उन्होंने एक मंदिरों में एंट्री मूवमेंट चलाया, जिसमें जो महार जो कास्ट के लोग थे उन्होंने भी इस चीज़ को पार्टिसिपेट किया। ब्राह्मण प्रीस्ट वेयर आउटरेजेड व्हेन दलित यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक्स। तो जो ब्राह्मण जो पुजारी थे वो क्या करते थे, दलितों के लिए अलग से पानी का इस्तेमाल नहीं करने देते थे। जैसे टेम्पल में जो मंदिरों में जो टैंक था उससे पानी जो दलित समाज के थे उनको नहीं पीने देते थे। अम्बेडकर लेड देयर 3 सच मूवमेंट फॉर द टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927 एंड 1935। तो जो अम्बेडकर थे इन्होंने 3 मूवमेंट चलाए 1927 से लेकर 1935 तक, जो मंदिरों में छोटे जाति का एंट्री हो सके इसके लिए। His aim was to make everyone see the power of caste prejudice within society। और उनका उद्देश्य था दोस्तों कि सब कोई देखे कि हाँ जो जो जात का जो असली जो पावर होता है दूसरे सोसाइटी में कैसे प्रभाव करता है। द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, और जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट था उसके बारे में भी देखते हैं दोस्तों। इन द अर्ली 20th सेंचुरी द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड। तो अर्ली 20th सेंचुरी में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट भी शुरू हो गया दोस्तों। द इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन। और जो नॉन ब्राह्मण जो जाति थे उन्होंने शिक्षा पाने के लिए कोशिश करना शुरू कर दिए। वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस, और जो संपत्ति था उससे प्रभावित होने लगे। दे आर्ग्यू दैट ब्राह्मण्स वेयर हायर्स ऑफ आर्यंस इन्वेडर फ्रॉम द नॉर्थ हु हैड इन कॉन्कर साउथर्न लैंड फ्रॉम द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन। लेकिन इनके मन में क्या होने लगा, जो नॉन ब्राह्मण थे कि ये जो ब्राह्मण है हम जो ये आर्यन है और इन्होंने यहाँ पे हमारे ही जगह पे आके हमला किया और हमारे ही ज़मीन पे ये राज्य कर रहे हैं, जबकि ओरिजिनल वासी यहाँ के रहने इस क्षेत्र का कौन है, जो कि छोटे जाति के लोग थे वो थे। दे ऑल्सो चैलेंज ब्राह्मण क्लेम्स टू पावर, और इन्होंने भी ब्राह्मण को चैलेंज करने लगे उनके पावर को। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार एज ही वॉज कॉल्ड कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। तो ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार थे, ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इंटरेस्टिंग ही हैड बीन एन एस्थेटिक इन हिज अर्ली लाइफ, और ये क्या थे, ये अपने अर्ली लाइफ में एक एस्थेटिक के रूप में काम करते थे। और इन्होंने संस्कृत स्क्रिप्चर को भी पढ़ा दोस्तों केयरफुली अच्छे से। लेटर ही बिकम अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस, और ये लास्ट में क्या हो गए, जो कांग्रेस के एक मेंबर बन गए दोस्तों। ओनली टू लीव इट इन डिस्कस्ड व्हेन ही फाउंड दैट एट अ फीस्ट ऑर्गेनाइज। लेकिन इन्होंने इस मेंबर को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा दोस्तों, इसके पीछे कारण था, क्योंकि जब वो एक
भोजन समारोह था या एक पार्टी समारोह था, तो उसमें क्या क्या कराया गया था दोस्तों, जो इनका सीट अरेंजमेंट था, जो सीटिंग अरेंजमेंट था, वो बिल्कुल जाति के हिसाब से कराया गया था। जैसे कि जो बड़े जाति थे उनके सीट और उनके सीट अलग अलग थोड़ा दूरी के डिस्टेंस पे कराया गया था, कि वो एक साथ बैठ के ना खा सके या वो अछूत ना हो सके उनको छू के। तो ये चीज़ें उनको बहुत अंदर मन में दुख लगा। इसके कारण उन्होंने इस इस सभा को या इस मेंबर को ही छोड़ दिया उन्होंने। कन्विंस्ड दैट अनटचेबल्स हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी, और उन्होंने ये भी ठान लिया कि जो अछूत जात के हैं उनको फाइट करना पड़ेगा अपने अस्तित्व के लिए। पेरियार फाउंडेड दैट सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, और पेरियार ने आत्मसम्मान मूवमेंट शुरू कर दिया दोस्तों। ही आर्ग्यू दैट अनटचेबल्स वर द ट्रू अप होल्डर ऑफ एन ओरिजिनल, और इन्होंने आर्ग्यू किया, बहस किया कि जो अछूत जात के हैं वही ट्रू अप होल्डर है, जो ओरिजिनल है वो वही यहाँ के वासी है। तमिल एंड द्रविडियन कल्चर्स वेयर हैड बीन सब्जुकेटेड एंड बाय ब्राह्मण्स, जो तमिल के द्रविडियन के जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, जो किन के अधीन झुकाया गया है, ब्राह्मण द्वारा, और ब्राह्मण द्वारा शोषित किया गया है। ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजन अथॉरिटी सॉ सोशल डिवीजन, और इन्होंने ये भी माना कि जो सारे धर्म है वो सोशल डिवीजन करता है। Had an equal and God-given untouchables had to free themselves here, therefore, from all region in order to achieve social equality। और इन्होंने अपने आप को ये देखा कि सारे रिलीजन में सोशल इक्वालिटी दिया जाता है, लेकिन इसमें क्यों नहीं दिया जाता, समाज में क्यों नहीं दिया जाता, जबकि सारे मजहब इसको मानता है। पेरिवार पेरियार was an outspoken critic of Hindus। दो जो पेरियार थे वो आउटस्पोकन एक अ, आलोचक थे किसके, हिंदू स्क्रिप्चर के, जैसे कि स्पेशली कोड ऑफ मनु एंड एंशियंट लॉ गिवर एंड भगवत गीता के। तो ये भगवत गीता और रामायण के एक आलोचक थे। ही उनका कहना ये था कि ऐसा टेक्स्ट है जिस जो एक एस्टैब्लिश कर दिया, अथॉरिटी दे दिया ब्राह्मण को कि लोअर कास्ट पे वो डोमिनेट करे, चाहे वो मतलब उसको एक हक अधिकार दे दिया अ, ब्राह्मण को ही। क्यों ब्राह्मण को ही हक अधिकार दे दिया कि वो जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो छोटे जाति के जाति बना के और उसको डोमिनेशन करे, उसको शोषण करे, पुरुष हो या चाहे महिला हो। तो इसलिए वो इस भगवत गीता और रामायण का आलोचक रहे। ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म द ब्राह्मो समाज। द ब्राह्मो समाज फॉर्म इन 1830। ब्राह्मो समाज कब स्थापना हुआ दोस्तों, 1830 में। प्रोहिबिटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ आइडोलेट्री एंड सैक्रिफाइस। ये ये प्रोहिबिटेड करता है, ये निषेध करता है, जैसे सारे सैक्रिफाइस जो किस चीज़ का, जो sacrifice है उसका, and believed in Upanishad and forbids its member from criticizing other religion practices। और ये जो उपनिषद है या दूसरे मेंबर के सोसाइटी के लोग हैं जो दूसरे धर्म से या दूसरे धर्म को मानने हैं, उसको क्रिटिसाइज करने से। केशव चंद्र सेन वन ऑफ द मेन लीडर ऑफ द ब्राह्मो समाज। तो जो केशव चंद्र सेन थे वो कौन थे, ब्राह्मो समाज के नेता थे दोस्तों उस समय। Dereggio and Young Bengal। Henry Louis Vivian Dereggio, a teacher at Hindu college। तो हेनरी लुइस विवान डेरजियो कौन थे, एक टीचर थे हिंदू कॉलेज के कलकत्ता में दोस्तों 1820 में। promoted or radical ideas and encouraged his people to question all authority। और उन्होंने एक रेडिकल आइडिया दिया या लोगों को इनकरेज किया कि लोगों की आप क्वेश्चन करो अथॉरिटी से, जो समाज की अथॉरिटी है उनसे क्वेश्चन को। रिफर टू एज द यंग बंगाल मूवमेंट, और उन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट का नाम दिया इसको। हिज स्टूडेंट अटैक ट्रेडिशन एंड कस्टम। तो जो परंपरा है उन पे उन्होंने अटैक कराया, जो रीति रिवाज है उन पे। डिमांडेड एजुकेशन फॉर, और डिमांडेड किया कि महिला के लिए शिक्षा दिया जाए, और कैंपेन लगवाए फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन का, कि जो फिर जो आज़ादी मिले, जो थॉट ऑफ एक्सप्रेशन है उसको आदमी कह सके गलत सही को। तो उसके लिए भी उन्होंने कैंपेन लगाया दोस्तों। द रामाकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद।
तो रामाकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। नेम आफ्टर रामाकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद, गुरु रामाकृष्ण। Mission states that the idea of salvation through social service and selfless action। तो मिशन और मिशन स्टेटस क्या, इसका आइडिया क्या होता है, जो सैल्वेशन है थ्रू जो सामाजिक सेवा या अपने आप को सेल्फलेस निस्वार्थ एक्शन करे, तब जाके हम सैल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद 1863 एंड 1902। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब होता है? 1863 में, और उनका मृत्यु 1902 में हुआ है दोस्तों। हुज ओरिजिनल नेम वाज नरेंद्र नाथ दत्ता, जिनका ओरिजिनल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता। कंबाइंड द सिंपल टीचिंग ऑफ श्री रामकृष्ण विथ हिज वर्ड, जो कि रामाकृष्ण टीचिंग से बहुत, श्री रामाकृष्ण टीचिंग से बहुत प्रभावित थे। फाउंडेड मॉडर्न आउटलुक एंड स्प्रेड देम ऑल ओवर द, जो कि उनके टीचिंग को ये क्या किए? ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलाया दोस्तों। आफ्टर हियरिंग हिम इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो इन 1893, द न्यूयॉर्क हेरल्ड रिपोर्टेड, वी फील हाउ फुलिश इट इज टू सेंड मिशनरी टू दिस लर्न नेशन। और जब इनका जो पार्लियामेंट में इनका जो स्पीच लोगों ने सुना, जो धर्म के ऊपर था, जो धर्म के ऊपर आधारित था, शिकागो में 1893 में, न्यूयॉर्क में जो हुआ था दोस्तों, तो उस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि हम लोग कितना मूर्ख हैं कि मिशनरी स्कूल इस ऐसे जो देश के जो सीखे पढ़े हुए लोग हैं, इन पे हमने भेजा है। Indeed, Swami Vivekananda was the first Indian in modern times who re-established the spiritual preeminence of the Vedanta philosophy on a global scale। और स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? फर्स्ट इंडियन मॉडर्न टाइम्स में क्या रीस्टैब्लिश किया? जो स्पिरिचुअल इमिनेंस है उसका, और वेदांता फिलोसफी को ग्लोबल स्केल पे इन्होंने फैलाया और ग्लोबल स्केल पे इन्होंने काम किया। बट हिज मिशन वाज नॉट सिंपली टू talk of religion, he was extremely pained at the poverty and the misery of the country में। और इनका ये मानना था कि सिर्फ धर्म पे ही बोलने से या बात करने से काम नहीं चलेगा, ये क्योंकि हमें जो समाज में जो गरीबियां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको भी हटाना जरूरी है। He firmly believed that any reform could become successful only by the uplifting condition of the masses। और इनका ये मानना था कि कोई भी सुधार समाज में तभी सफलता हो सकता है जब लोग इस कंडीशन को सुधारा जाए और लोग इसका सपोर्ट करें, जब भी जाके ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि अकेले ये सब चीज़ संभव नहीं है दोस्तों। ही फॉर्मली बिलीव डैट एनी रिफॉर्म, जैसे कि मैंने बताया, बगैर लोगों के सपोर्ट के कोई भी संभव नहीं है दोस्तों। Therefore, his clarion call to the people of India was to rise above the narrow confines of their region of the kitchen and come together in the service of the nation। इसलिए उन्होंने लोगों के, जो भारत के जो लोग थे, उनको क्या कहा कि जो हमारा जो सोच है, जो धर्म के प्रति हो, सिर्फ किचन तक ही सीमित है। तो इसलिए हमें एक साथ आगे आना पड़ेगा और जो नेशन है उसके सेवा करना पड़ेगा, जो राष्ट्र है उसके हित में सेवा करना पड़ेगा और अपना योगदान देना पड़ेगा दोस्तों। He was convinced that many of the problems facing the mankind could only be overcome if the nation of the world come together and equal footing। और इन्होंने ये निर्णय लिया कि जो समस्या है तभी दूर हो सकता है जबकि सारे देश के लोग एक साथ, एक नेशन, सारे नेशन एक साथ एक इक्वल फुटिंग पे चले, या एक पैर, मतलब कहने का मतलब एक साथ चले, जब ही जाके समस्या का हल निकल सकता है दोस्तों। द प्रार्थना समाज established in 1868 at Bombay, the Prathna Samaj sought to remove caste restriction।
तो प्रथा समाज 1867 में बॉम्बे में एस्टैब्लिश हुआ दोस्तों। ये भी किसका, जो कास्ट रेस्ट्रिक्शन था, एब्लिश जो चाइल्ड मैरिज था, इसको ख़त्म करने के लिए ये एस्टैब्लिश किया था। इनकरेज द एजुकेशन, जो महिला का जो शिक्षा था उसका बढ़ावा किया जाए। एंड जो अ, विधवा पूर्ण विवाह था उसको बैन उसको बैन कराया, बैन प्रमोट किया जाए। इट्स रिलीजियस मीटिंग ड्रू अपॉन हिंदू, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन टेक्स्ट। और इनका एक धार्मिक जो मीटिंग था, इसको जो हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन का था टेक्स्ट, उनको चर्चा में लाया जाए। द वेदा समाज एस्टैब्लिश इन मद्रास। तो जो वेदा समाज कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ दोस्तों, 1864 में चेन्नई में। द वेदा समाज वाज इंस्पायर्ड बाय द ब्राह्मो समाज। तो जो वेदा समाज था वो किससे प्रभावित था, ब्राह्मो समाज से दोस्तों। इट वर्क टू एबलिश कास्ट डिस्ट्रिक्शन, और इन्होंने जो कास्ट डिस्ट्रिक्शन था उसको भी इन्होंने प्रमोट किया। और जो पूर्ण विवाह था उसको प्रमोट किया। वो जो महिला के शिक्षा में था उसमें काम किया। इट्स मेंबर बिलीव्ड इन वन गॉड, और जो इनके मेंबर थे वो एक ईश्वर पे विश्वास करते थे। दे कंडेम द सुपरस्टिशन, और जो अंधविश्वास था उनको ये नकारते थे। एंड जो रिचुअल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, और जो हिंदुओं का जो जो कस्टम, जो रिचुअल्स था, जो रीति रिवाज था, जो कि एकदम छोटे स्तर पे सोच था, उनको ये नकारा इन्होंने। द अलीगढ़ मूवमेंट। तो अलीगढ़ जो मूवमेंट चला, द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंडेड बाय किसने इसका स्थापना किया दोस्तों, सैयद सैयद अहमद खान इन 1857, 1875 में किनके द्वारा स्थापित हुआ, सर सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में। कहाँ पे दोस्तों, अलीगढ़ में। लेटर बिकम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बाद में चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा दोस्तों। द इंस्टीट्यूशन ऑफर मॉडर्न एजुकेशन, ये संस्था मॉडर्न एजुकेशन ऑफर करने लगी, जो वेस्टर्न साइंस था किनके, मुस्लिमों के समाज के बच्चों के लिए। द अलीगढ़ मूवमेंट एट इट वाज नोन हैड एन इनॉर्मस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म। और जो अलीगढ़ जो मूवमेंट चला, इसमें जो बहुत से बड़े रूप में बदलाव आया उस एरिया के शिक्षा के रूप में दोस्तों। द सिंह सभा मूवमेंट, सिंह सभा मूवमेंट भी चलाया गया। ये भी एक रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन संघ था दोस्तों, किनके लिए, सिखों के लिए। द फर्स्ट सिंह सभा वेयर फॉर्म एट अमृतसर इन 1873 एट लाहौर। तो जो अमृतसर में दोस्तों ये जो सभा आयोजन हुआ वो 1873 में हुआ था, लाहौर में 1889 में था दोस्तों। द सभा सॉट टू रीड सिखिज्म ऑफ सुपरस्टिशन। तो जो सभा का जो मेन उद्देश्य क्या था, जो अंधविश्वास था कास्ट को लेके, और जो प्रैक्टिसेस था इनमें सिखों के अंदर, इसको जो नॉन सिख थे इनको प्रमोट किया जाए एजुकेशन द्वारा। इसको शिक्षा के हिसाब से इसको हटाया जा सकता है। ऑप्टन कंबाइन मॉडर्न इंस्ट्रक्शन, और शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जाए, और जो सिख का टीचिंग है उसके साथ साथ। ब्लैक स्लेव एंड वाइट प्लांटर्स। तो ब्लैक जो काले जो दासी थे और जो वाइट प्लांटर्स थे उनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही बार पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों। ज्योतिराव फुले एस्टैब्लिश अ कनेक्शन इन हिज बुक गुलामगिरी बिटवीन कास्ट ऑपरेशन एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। तो ज्योतिराव फुले ने भी अपने किताब में इसका कनेक्शन के बारे में लिखा है कि जो उस टाइम जो प्रैक्टिस था अमेरिका में स्लेवरी को लेके कैसे था, क्या क्या कंडीशन था, उनके बारे में चर्चा करते हैं। फ्रॉम द टाइम दैट यूरोपियन एक्सप्लोरर्स एंड ट्रेडर्स लैंडेड इन अफ्रीका। तो जो यूरोपियन व्यापारी थे दोस्तों वो कहाँ पे आए, अफ्रीका में, कुछ 17 सेंचुरी के दौरान। और वहाँ पे व्यापार चलता था स्लेव का दोस्तों। वहाँ पे जो जो लोगों का जो स्लेव बना के रखते थे, जो नौकर थे, उनका व्यापार चलता था। ब्लैक पीपल वर कैप्चर, जो काले जाति के लोग थे उनको कैप्चर किया जाता था और उनको पकड़ के अफ्रीका में लाया जाता था और उनको बेचा जाता था दोस्तों। अब वाइट जो प्लांटर, जो वाइट जो लोग थे वो उनको खरीदते थे और ले जाते थे और उनसे काम काज करवाते थे।
और उनको जो यूनाइटेड स्टेट के लोग थे वो उनके हार्ड वर्क का मेहनत का काम देते थे, लंबे समय तक काम करवाते थे, क्योंकि वो उन खरीद के लाते थे। वो इंसान होते हुए भी मशीन के जैसे उनको इस्तेमाल करते थे और उनको टॉर्चर करते थे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों चैप्टर ख़त्म होता है, लेकिन यहाँ पे लेट्स सर्कल में देख लेते हैं क्या क्या है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मैनी पीपल वाइट एंड ब्लैक अपोज स्लेवरी थ्रू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट। और जो ये वाइट और ब्लैक का जो था स्लेवरी सिस्टम ख़त्म हुआ, इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जब जाके धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो गया दोस्तों। लेट्स सर्कल देखते हैं दोस्तों। राम मोहन रॉय जो बैन ऑफ सत्याग्रह 1829 में दोस्तों। विरसालिंगम पंतलू वीडियो रीमैरिज का प्रमोट किए इन्होंने, और इन्होंने फॉर्म एसोसिएशन बनाया। ज्योतिराव फुले इक्वालिटी अमॉन्ग द कास्ट, जो जाति में जो भेदभाव था उसके विरुद्ध में इन्होंने किताब तक भी लिखी दोस्तों, गुलामगिरी। और इनका जन्म 1827 में होता है। पंडिता रामाबाई वुमेन्स एजुकेशन, इन ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, जिन्होंने संस्कृत में कई बार पार्ट जो संस्कृत सभा था उसमें भी पार्ट ली इन्होंने। पेरियार इक्वालिटी फॉर अनटचेबल्स, जो साउथ इंडिया से बिलोंग। मुमताज़ अली वुमेन एजुकेशन के लिए काम की, जो महिलाएं शिक्षा के काम की, जिन्होंने कुरान के भी हवाले दिए दोस्तों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वीडियो रीमैरिज के लिए काम किया उन्होंने। तो ये सब चीज़ें जो पंडिता रमाबाई, जो ये मेन चीज़ें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है या अच्छे तरीके से डिस्कस किया है दोस्तों। तो मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, जब तक के टेक केयर। और चैनल को प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हो, उसका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल उसको रिप्लाई किया जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।